इमेजिन करो एक ऐसी सुपर पावर जिससे आप लोग टाइम को रोक सकते हो और बस अपने सोचने मात्र से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर अपने बॉडी पार्ट तक को 100% डैमेज पर भी हील कर सकते हो। मल्टीवर्स की अर्थ की एक अल्टरनेट रियलिटी में ये सुपर पावर एक जीनियस आर्किटेक्ट सीजर को मिलती है, पर अभी वो खुद भी अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है। वो अपने शहर न्यू रोम की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, जहां पर से कूदकर वो अपनी जान देना चाहता था, पर जान देने से पहले अचानक से वो अपनी पावर की मदद से समय को रोकता है और अगले ही पल वो मरने के प्लान को कैंसिल करके वापस से सेफ प्लेस पर आ जाता है। इस पूरे शहर को सिर्फ शहर के अमीर लोग ही कंट्रोल करा करते थे और गरीबों को तो किसी कीड़े मकोड़े की तरह शहर के कोनों में छोड़ दिया गया था, जहां पर अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी उन्हें पूरा दिन पापड़ बेलने पड़ते थे। वहीं शहर के दूसरे कोने में बैठा शहर का मेयर एक अखबार को पढ़ रहा था और उस अखबार को पढ़ते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि एक लोकल प्रेस था जो कि हमेशा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में छापा करता था। और अभी के टाइम पर तो उन प्रेस वालों ने हद ही कर दी थी, क्योंकि लास्ट नाइट हुई एक बहुत ही लेविश पार्टी में उसकी बेटी जूलिया की कुछ न्यूड पिक्चर वायरल हो गई थी, जिनको भी उस प्रेस वालों ने अपने अखबार में छाप दिया था। वहीं जब जूलिया उस पार्टी वाले एरिया से घर पर वापस आ रही थी, तब रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे वाले रास्ते पर सीजर और उसकी टीम जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को गिराने वाले थे। तब उस समय पर भी सीजर टाइम को रोककर क्रॉस चेक करता है, ताकि अगर कोई इंसान बिल्डिंग के आसपास रह गया हो तो उसे वक्त रहते हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है। जूलिया के ऊपर सीजर की पावर का कोई भी असर नहीं हुआ था और उसके टाइम को रोकने के बावजूद भी जूलिया एकदम नॉर्मल थी। जूलिया खुद भी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन अभी सीजर को इस बारे में कोई भी भनक नहीं लगती। इसके बाद सीजर ने टाइम को एकदम नॉर्मल कर दिया था और जूलिया भी वहां से चली गई थी। सीजर अब वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था और साथ ही उसके काम के लिए उसको नोबेल प्राइज तक मिल चुका था, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी एकदम पीक पर पहुंच जाती है। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर शहर के मेयर यानी कि सिसेरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी बात की वजह से सिसेरो और साथ ही सीजर में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जाहिर सी बात थी कि अगर सीजर के फॉलोवर काफी ज्यादा बढ़ जाते तो आगे चलकर सिसेरो को भी इलेक्शन जीतने में काफी ज्यादा दिक्कत होती। अब जिस बिल्डिंग को सीजर के द्वारा गिराया गया था, रात के समय पर उस बिल्डिंग को देखने के लिए शहर के सभी अमीर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसको न्यूज पर भी वाव नाम की एक रिपोर्टर दिखा रही थी। और उस पार्टी में वो सारे के सारे अमीर लोग मिलकर ये डिसाइड करने वाले थे कि उस टूटी हुई बिल्डिंग की जगह पर उनके अय्याशी करने के लिए कौन सी जगह बनेगी। उस पार्टी में सीजर के अंकल हैमिल्टन भी आए हुए थे, जिनका एक बहुत ही बड़ा बैंक था। वो अपने बेटे क्लॉडियो को भी अपने साथ में लेकर आए थे, जो कि काफी ज्यादा इमेच्योर था और काफी अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा था। अब सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद सिसेरो वहां पर अनाउंस करता है कि जल्दी ही वो लोग वहां पर एक कसिनो बनाने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद आधे से ज्यादा अमीर लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, पर जैसे ही सीजर के कानों में ये बातें पड़ती है, वैसे ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिसेरो के विचारों का पूरी तरह से विरोध करता है, क्योंकि असल में वो चाहता था कि उस जगह पर एक बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें शहर के कोने पर रहने वाले गरीब इंसानों को पनाह मिले। और ये काम वो किसी पुराने कंस्ट्रक्शन मेथड से नहीं, बल्कि अपने द्वारा फाइंड करे गए एक नए मेटल मैगेलो से करने वाला था, जिससे इंसान सोचकर कुछ भी बना सकता है। और वो सिर्फ इस बिल्डिंग को ही नहीं, बल्कि शहर में मौजूद हर एक बिल्डिंग को तोड़कर पूरी सिटी को ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता था, ताकि वहां पर गरीब लोगों को रहने के लिए भी जगह मिले। अभी के लिए सिसेरो उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर सीजर भी लगातार उससे बहस करता रहता है। सिसेरो के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि पूरी सिटी को तोड़कर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करा जाए, पर सीजर के हिसाब से उसको बस अमीर लोगों के पैसों की मदद और साथ ही गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेटर चाहिए था। उसके बाद वो बहुत आराम से पूरी सिटी को रिकंस्ट्रक्ट कर देता। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी सिसेरो उसकी लगातार बेइज्जती करता रहता है। यहाँ तक उसने सीजर की मरी हुई वाइफ तक को पॉइंट आउट कर दिया था, जिसने एक समय पर खुद को जहर दे दिया था और बाद में उसकी लाश कभी भी नहीं मिली थी। सीजर तो ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिसेरो को इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है कि सिसेरो को अपने आप को रोकने के लिए काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की नीड पड़ती है। जूलिया खुद भी वहां पर उस समय पर मौजूद थी और वो सभी रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश कर रही थी, ताकि कोई भी रिपोर्टर उसके पिता की बेइज्जती करने के लिए इस समय की कोई भी फोटो ना ले पाए। अब क्योंकि ये सारी चीजें सीजर की वजह से हुई थी, इसीलिए जूलिया उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। आगे जब सीजर अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर वाओ उसका इंतजार कर रही थी, जो कि असल में उसके साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप में थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सीजर अपनी रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में अनाउंस कर दे, जिसके बाद उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता था। इसीलिए अभी तो वो सीजर को शादी के लिए प्रपोज तक कर देती है।
पर क्योंकि अभी भी सीजर अपनी मरी हुई वाइफ के गम से पूरी तरह से उबरा नहीं था और क्योंकि उसको अपनी वाइफ की विजन्स आया करते थे, इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और वहां से अपना कोट पहनकर निकल जाता है। वाओ का तो इससे पूरी तरह से दिल टूट चुका था। वो तुरंत ही अपने टीवी को ऑन करती है और अपने आज वाले हैमिल्टन के साथ के इंटरव्यू को देखने लगती है और तब जाकर उसे एक चीज रियलाइज होती है। असल में हैमिल्टन उससे पूरे इंटरव्यू के दौरान काफी बार फ्लर्ट कर रहा था, पर उस दौरान वाओ ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब अगले दिन जूलिया सीजर की बेइज्जती करने के इरादे से उसके ऑफिस में जाती है और वहां पर जाने के बाद वो काफी सारी दारू की बोतलों को देखती है, जिससे कहीं ना कहीं जूलिया को ये बात तो समझ आ गई थी कि सीजर सच में काफी ज्यादा दुख में है और उसकी मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से सही नहीं है। पर उसके बावजूद भी वो चाहती थी कि सीजर मीडिया में उसके पिता से माफी मांग ले, पर सीजर इसके लिए साफ इनकार कर देता है, जो सुनने के बाद जूलिया सीजर को धमकी देने लगती है कि अगर उसने जूलिया की बात को नहीं माना तो वो सीजर की टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी के बारे में पूरे शहर को बता देगी। सीजर खुद तो इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से बहुत चक्का रह गया था और क्योंकि अब जूलिया को सारी सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए सीजर उसको अपने साथ एक रूम में ले जाता है। उस रूम के अंदर उसने काफी सारे मेगालो टेक्नोलॉजी को रखा हुआ था और वहां पर जाने के बाद वो उस शहर को इमेजिन करने लगता है जिस शहर को वो अपने दिमाग में सोच रहा था, जिससे उस शहर की इमेज उस रूम में बनना चालू हो गई थी, जो देखने के बाद जूलिया काफी ज्यादा खुश होती है। उसे भी कहीं ना कहीं अब ये बात समझ आ गई थी कि सीजर असल में एक ऐसे शहर को बनाना चाहता है जहां पर गरीबों और अमीरों के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज हों, और क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो सीजर को सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो सिसेरो के पास एक बीच परेड में जाकर उससे सीजर को अप्रूवल लेटर देने की मांग करती है। लेकिन सिसेरो की बेटी एक दुश्मन से जा मिली थी। ये बात सुनने के बाद तो सिसेरो के पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है। वो जूलिया को उस समय पर डांट ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी परेड को रोक दिया जाता है। उस समय पर रोड से सीजर की गाड़ी गुजरने वाली थी, इसीलिए मेयर तक की परेड को रोक दिया गया था। इस बात से सिसेरो और ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और वो जूलिया की कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन जूलिया तो अब सीजर के बारे में और चीजें जानना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी मरी हुई वाइफ के बारे में सर्च करना चालू करती है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने इंसुलिन का ओवरडोज ले लिया था, जिसके बाद उसने गाड़ी को भगाते हुए एक रिवर पर घुसा दिया और बाद में पुलिस वालों को जब उसकी गाड़ी मिली तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अचानक से उसकी बॉडी गायब हो गई। ये सारी बातें जानने के बाद पता नहीं क्यों पर जूलिया ने सीजर का पीछा करना चालू कर दिया था और एक रात जब सीजर एक बहुत ही गरीब आदमी की दुकान से फ्लावर्स को खरीद कर एक बिल्डिंग के पास जाता है तो जूलिया भी उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। उस बिल्डिंग के अंदर असल में सीजर ने काफी सारे होलोग्राम प्रोजेक्टर्स को लगाया हुआ था जो कि उसको उसकी वाइफ के आखिरी विजन्स दिखाया करते थे। उन विजन्स को याद करते हुए सीजर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जूलिया भी ये सब देखने के बाद पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता कि कोई इंसान अपनी मरी हुई बीवी से इतना प्यार कर सकता था। अब इसके अगले दिन जब जूलिया जाकर सीजर से मिलती है तो सीजर उसको अपने साथ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। वहां पर जाने के बाद वो शहर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था ताकि आगे चलकर जब वो पूरे शहर को यूटोपिया में कन्वर्ट करे तो उसे पता हो कि कौन सी बिल्डिंग को कहां पर बनाना है। जूलिया तब उससे जानना चाहती थी कि ऐसी क्या चीज है जो कि यूटोपिया में वो पूरी तरह से बचाना चाहता है। सीजर के लिए इस बात का जवाब देना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि वो यूटोपिया को बना ही इसलिए रहा था ताकि लोग वहां पर खुशी से रहें और उनकी मैरिज लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। अब इसी के साथ कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और अब तक वो खुद हैमिल्टन के साथ ही रिलेशनशिप में आ गई थी। उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी के दौरान सीजर भी वहां पर जूलिया के साथ आता है और वहां पर वो मैग्लो से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर ड्रेस वहां की एक मॉडल को गिफ्ट करता है। उस मॉडल ने मैग्लो का इस्तेमाल करके अपने आप को इनविजिबल तक कर लिया था, जो देखने के बाद सब लोग तालियां बजाने लगे थे। उस पार्टी में एंजॉय करने के लिए हर तरह की चीजें मौजूद थी, इसीलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को एंजॉय कर रहे थे। पर वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए थे जो कि सीजर के यूटोपिया वाले प्लान को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सीजर ने उन लोगों के सामने तो उन लोगों को इग्नोर कर दिया था, पर मन ही मन वो इससे काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो क्लब एरिया में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक और स्मोकिंग करने लगता है और दूर से जूलिया उसको खड़े होकर देख रही थी। वहीं सीजर ने जिस मॉडल को मैगेलो से बना हुआ ड्रेस दिया था उसका नाम वेस्टा था और अभी पार्टी के दौरान जल्दी ही उसका परफॉर्मेंस आने वाला था।
अपने परफॉर्मेंस के दौरान वो काफी ज्यादा ज्ञान भरी बातें कर रही थी, पर बैक स्टेज पर अचानक से प्रोड्यूसर के पास क्लोडियो आता है जो कि उसको एक पेन ड्राइव देता है। उसने प्रोड्यूसर से उस पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर पर चलाने को बोला था और जैसे ही प्रोड्यूसर उस पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर पर चलाता है वैसे ही बाहर खड़ी ऑडियंस के सामने सीजर और वेस्टा की इंटीमेट फोटोज आ जाती हैं। उनको देखने के बाद सारी ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो वेस्टा के ऊपर टूट पड़े थे। तब सिक्योरिटी गार्ड को आकर वहां पर से वेस्टा को निकालना पड़ता है, पर अब ऑडियंस इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो लोग सीधा सीजर को जाकर मारने लगते हैं। सीजर तब उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर एक आदमी उसके फेस पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि सीजर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उस समय पर जूलिया भी लगातार सीजर का ही पीछा कर रही थी, इसीलिए वो सिचुएशन को हद से ज्यादा बिगड़ता हुआ देखकर तुरंत ही सीजर को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उस जगह से निकालने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से जूलिया की गाड़ी के पास में काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि सीजर को अरेस्ट कर लेते हैं। असल में वेस्टा एक माइनर थी और एक माइनर के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की वजह से सीजर को जेल हो गई थी। जेल में पड़े पड़े सीजर को ये बात भी रियलाइज होती है कि उसने अपनी टाइम रोकने की एबिलिटी को पूरी तरह से खो दिया था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जब उसको पकड़ा गया था तब वो पुलिस वालों को समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि वो सारी वीडियोस फेक हैं, पर पुलिस वालों ने उसकी बात पर भरोसा भी नहीं करा था। अब क्योंकि अभी के लिए जूलिया किसी भी हालत में सीजर को छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने एक दोस्त की मदद से सिटी आर्कीव एरिया में घुस जाती है जहां पर हर एक इंसान का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। वहां पर जाने के बाद उसको वेस्टा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं जिससे ये साबित हो रहा था कि असल में वो माइनर है ही नहीं। उनकी कॉपी लेकर तब जूलिया सिसेरो के पास जाती है और उससे सीजर को छुड़वाने को कहती है, लेकिन सिसेरो वो तो एक बार को अपनी जान दे सकता था पर वो सीजर की मदद कभी भी नहीं करने वाला था, इसीलिए वो उस कॉपी को उल्टा फाड़ देता है और जूलिया गुस्से में वहां से चली जाती है। तब जूलिया वहां पर से हैमिल्टन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो खुद भी काफी ज्यादा अमीर था और शहर के काफी सारे फैसलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती थी। लेकिन हैमिल्टन से मिलने से पहले जूलिया की मुलाकात धोखे से वाव से हो जाती है जो कि उसको हैमिल्टन से किसी भी हालत में मिलने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वाव को काफी ज्यादा जेलेसी फील हो रही थी क्योंकि सीजर जूलिया के साथ ज्यादा समय बिता रहा था। खैर अभी के लिए हैमिल्टन के रूम में उसके पास क्लोडियो होता है जो कि बैंक का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन हैमिल्टन इस बात को अच्छे से जानता था कि क्लोडियो ने ही सीजर की वो वीडियोस वायरल करी थी और साथ ही भी वो काफी ज्यादा इमेच्योर है, इसीलिए वो उसे बैंक का मेंबर बनाने से साफ मना कर देता है। और तब ये बात भी सामने आती है कि बेशक से हैमिल्टन सीजर का पब्लिक में सपोर्ट ना करता हो, पर कहीं ना कहीं वो सीजर को बहुत ज्यादा काबिल मानता था और क्लोडियो इस बात की वजह से ही सीजर से काफी ज्यादा जेलस होता था। अब बेशक से जूलिया हैमिल्टन से नहीं मिल पाई थी, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से एक फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात पता चलती है कि सीजर और वेस्टा की वो वीडियोस पूरी तरह से फेक हैं। उन्हें होलोग्राम का इस्तेमाल करके क्रिएट करा गया था और इसी बात के बिहाफ पर जल्दी ही सीजर को जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन सीजर अपनी पावर को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था और बेशक से कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया था, पर लोगों की नजरों में उसकी इमेज काफी ज्यादा बुरी बन चुकी थी। अब अगले दिन जब वो थोड़ी देर बैठने के लिए उस सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाता है तो जूलिया भी उसके पास जाकर उससे बात करती है। तब सीजर ने उसके सामने रिवील कर दिया था कि वो अब अपनी पावर को खो चुका है और साथ ही तब वो जूलिया के सामने ये बात भी कन्फेस करता है कि वो अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि असल में जब उसकी वाइफ ने खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करा था तब सीजर घर पर मौजूद ही नहीं था। जूलिया तब उसका हाथ पकड़कर उसको कंसोल करती है और उसके तुरंत बाद ही सीजर को महसूस होता है कि उसकी पावर भी वापस से आ गई है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे और सीजर ने जूलिया को तुरंत ही किस कर लिया था। अब जूलिया के आने से सीजर की लाइफ में वापस से बाहर लौट आई थी और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब किस किस के पास एक परफेक्ट पार्टनर है और कौन कौन एक परफेक्ट पार्टनर की अभी भी तलाश कर रहा है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। फिर अब आने वाले कुछ हफ्तों के लिए सीजर मन लगाकर अपने काम पर ध्यान देता है और बचे हुए टाइम को जूलिया के साथ मजे से एंजॉय करता है। तो वो जूलिया को अपनी माँ से भी मिलवाने के लिए लेकर जाता है। सीजर की माँ उसके इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती थी और हमेशा उसको किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी। सीजर की माँ की ऐसी हरकतों को देखकर जूलिया को ये बात समझ आ जाती है कि सीजर पूरी तरह से अपनी लाइफ में अकेला है और यही रीजन था कि इतना ज्यादा टूटा होने के बावजूद भी वो किसी से कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करता था।
इसीलिए तब वो उसका मूड सही करने के लिए थोड़ी देर उसके साथ एंजॉय करती है। और अब तो वो लोग इंटीमेट होने के लिए भी सीजर्स की पावर का यूज करने लग गए थे। वहीं क्लोडियो तो अभी भी बदले की आग में जल रहा होता है। जिन गरीब लोगों के लिए सीजर शहर को तोड़कर वापस से बनाना चाहता था, क्लोडियो ने उन्हीं को जाकर सीजर के खिलाफ कर दिया था और वो लोग ही अब सीजर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे थे। उसी बीच अचानक से सिसेरो को एक दिन न्यूज मिलती है कि एक पूरी सोवियत सैटेलाइट स्पेस से गिरकर उनके शहर से टकराने वाली थी और अगर ऐसा होता तो शहर का एक काफी बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता। पर क्योंकि अभी के लिए उस सैटेलाइट को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए बस उस जगह को खाली करवा दिया जाता है और बाद में वो सैटेलाइट शहर से टकराकर उस हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर देती है। पर इससे सीजर को तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि अब वो अपने हिसाब से उन चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था और वो लगातार अपने काम में लगा रहता है। वो लगातार नए नए डिजाइन बनाकर भी देखे जा रहा था ताकि वो अपने ख्यालों की दुनिया को हकीकत में उतार सके। अब एक दिन इंटीमेट होने के दौरान जूलिया उसको एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद तो सीजर काफी ज्यादा खुश हो गया था और तुरंत ही उसने जूलिया को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन जूलिया अभी के लिए उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से सीजर अभी अपनी बीवी की यादों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था और जूलिया चाहती थी कि पहले वो अपनी पूरी पास्ट लाइफ से मूव ऑन कर ले, उसके बाद वो एक नई लाइफ को पक्का बसाएंगे। सीजर भी तब इस पर मान जाता है। अब कुछ समय बाद उन लोगों ने मैगलेनो से ही अपने लिए काफी बड़ा घर बना लिया था और उसमें लंच करने के लिए जूलिया सिसेरो और सिसेरो की वाइफ को इनविटेशन देती है। अब सिसेरो वैसे तो सीजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी बेटी के खातिर वो उसके घर पर चला जाता है, जहां पर डाइनिंग टेबल पर जब सीजर और सिसेरो की किसी बात पर बहस होने वाली होती है तभी जूलिया सबके सामने फाइनली अनाउंस कर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जूलिया की माँ तो ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन सिसेरो को तो ये बात जानकर काफी बड़ा झटका लगा था। लेकिन अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खाना खाकर वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन सिसेरो को सोचते हुए सीजर को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और तब जाकर ये बात रिवील होती है कि असल में सीजर की वाइफ की जान इसी वजह से गई थी क्योंकि सीजर अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि वो अपनी वाइफ को सही से टाइम नहीं दे पाता था, जिससे ही वो धीरे धीरे काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और बाद में उसने सुसाइड कर लिया। तब सिसेरो ये बात भी बताता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को गायब करने में सिसेरो का ही हाथ था क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि सिसेरो ने ही उसकी वाइफ तक पहुंचाए थे। बाद में उसने जानबूझकर सीजर की वाइफ की बॉडी को गायब करवा दिया था ताकि धोखे से भी सिसेरो के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। सिसेरो अभी के टाइम पर सीजर को ये सारी बातें बस इसी वजह से बता रहा था क्योंकि वो सीजर को जूलिया की लाइफ से निकालना चाहता था, जिसके बदले में वो ये सारी चीजें लोगों के सामने मीडिया पर भी कन्फेस करने को तैयार होता है और इवन अभी के लिए वो सीजर को अप्रूवल लेटर देने को भी मान जाता है, जिससे सीजर शहर को तोड़कर अपने हिसाब से रीडिजाइन कर सकता था। अब सीजर को वैसे तो ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, पर अभी के लिए जूलिया ही उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी रीजन की वजह से वो सिसेरो को उसकी डील के लिए साफ मना कर देता है और उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। तब रास्ते में सीजर के पास वाओ भी मिलने के लिए आती है जो कि सीजर के साथ सीक्रेटली अफेयर रखना चाहती थी, जिसके बदले में वो उसको हैमिल्टन की दौलत में से भी छुपके पैसे देने को तैयार होती है। लेकिन सीजर उसके इस ऑफर को साफ मना कर थग लाइफ टशन दिखाते हुए वहां से चला जाता है। अब वाओ को भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया था और उसने सीजर को पूरी तरह से बर्बाद करने का डिसाइड कर लिया था। इसीलिए वो हैमिल्टन को बिना बताए सीजर के सारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से सीजर धीरे धीरे वापस से डिप्रेशन में जाने लगता है। वहीं क्लोडियो का भी यही टारगेट था कि वो सीजर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इसीलिए अभी वो वाओ और सीजर की कंट्रोवर्सी को देखकर इस चीज को एक मौका मानता है और रात में एक बच्चे को सीजर का फैन बनाकर उसके पास भेज देता है। और फिर जब सीजर उस बच्चे के कहने पर उसको ऑटोग्राफ दे रहा था तभी अचानक से उस बच्चे ने अपने पास से एक गन को निकालकर सीजर के फेस पर शूट कर दिया था, जिससे सीजर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बस मरने ही वाला होता है। लेकिन किस्मत से वहां पर जूलिया मौजूद होती है जो कि तुरंत ही वहां पर एम्बुलेंस को बुलाकर जैसे तैसे सीजर को हॉस्पिटल में भेजती है। सीजर का ब्रेन अभी भी काम कर रहा था पर उसको लगातार अजीबोगरीब से विजन्स आ रहे होते हैं। तब डॉक्टर उसकी एक बहुत ही खतरनाक सर्जरी करते हैं जिसमें उसके बचने के चांसेस ना के बराबर थे। सर्जरी के दौरान सीजर के कहने पर उन लोगों ने मैग्लेनो मेटल का भी यूज करा था और किस्मत से सीजर की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। अब बेशक से उसकी जान तो बच गई थी लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे में उसके पास बस जूलिया ही होती है
और जूलिया तब किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ती। वो लगातार बस उसको मोटिवेट करे जा रही थी। उस समय पर भी सीजर को लगातार उसकी वाइफ के ही विजन्स आ रहे थे और अभी वो फाइनली जूलिया के सामने कन्फेस करता है कि वो सच में अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। और जिस रात उसकी वाइफ ने खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करा था, उस रात सीजर ने कुछ बहुत ही बड़ा खोजा था। वो किसी रिसर्च में लगा हुआ था जो कि किस्मत से उसी रात पर कंप्लीट हुई थी। लेकिन जब तक वो घर पर पहुंचा तब तक उसकी वाइफ इंसुलिन इंजेक्ट करके बाहर निकल गई थी और वो इंसुलिन किसी और ने नहीं बल्कि सिसेरो ने ही उसकी वाइफ को दिलवाया था। ये सारी बातें जानने के बाद जूलिया को तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है और जूलिया अब ये बात समझ गई थी कि क्यों सीजर सिसेरो से इतनी ज्यादा नफरत करता था। और यही रीजन भी था कि सीजर ने मैग्लेनो को बनाया था ताकि अगर आगे चलकर कभी किसी इंसान का कोई फैटल एक्सीडेंट हो भी जाए तब भी उसकी जान को बचाया जा सके। अब कुछ समय बाद जब सीजर थोड़ा सा चलने फिरने की हालत में होता है तब वो वाओ से मिलने के लिए जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से धमकाने लगता है। उतने में ही वहां पर हैमिल्टन भी आ गया था और जब उसे वाओ की हरकत के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले तो सीजर के अकाउंट को चालू करवाता है और बाद में वाओ को बहुत बुरी तरह से डांटने लगता है। वाओ का गुस्सा तो इस बात से और ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वो क्लोडियो के साथ जाकर इंटीमेट होती है और उसके साथ सीजर और हैमिल्टन से बदला लेने का प्लान बनाती है। उसने क्लोडियो की मदद से हैमिल्टन से बस एक साइन लेकर हैमिल्टन से बैंक के सारे राइट छीन लिए थे और हैमिल्टन को बोर्ड ऑफ मेंबर से भी निकलवा दिया था। जैसे ही हैमिल्टन को इस धोखाधड़ी के बारे में अंदाजा लगता है वैसे ही उसे स्ट्रोक आ जाता है और वो काफी समय के लिए पैरालाइज हो जाता है। सीजर अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और साथ ही जूलिया ने भी एक लड़की को जन्म दिया था, जिस बात की ही खुशी मनाने के लिए सीजर और जूलिया जाकर प्राइवेटली शादी कर लेते हैं और उनकी शादी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। वहीं अब क्लोडियो और वाओ सिसेरो के प्लेस को भी हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोकल गरीब लोगों को उसके खिलाफ भड़काना भी चालू कर दिया था। तो वो गरीब लोग सिसेरो के घर पर जाकर हमला करने लगते हैं। इसीलिए सिसेरो डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर शहर से बाहर निकल जाएगा। वो अपने साथ सीजर को लेकर नहीं जाने वाला था क्योंकि वो सारे गरीब लोग सीजर के और ज्यादा खिलाफ थे। जूलिया भी तब उस समय पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सीजर को अभी के लिए छोड़ने का डिसाइड करती है और सीजर भी उसके इस फैसले से सहमत था। इसीलिए तब सिसेरो एक अंडरग्राउंड ट्रेन की मदद से अपनी फैमिली के साथ शहर से बाहर निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आज जब क्लोडियो और वाओ हैमिल्टन से मिलने के लिए जाते हैं तो हैमिल्टन शोले का ठाकुर बना हुआ बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो उसका मजाक बनाते हुए उसके थोड़ा सा नजदीक आती है वैसे ही हैमिल्टन अपने शॉल को उठाता है और उसके हाथों में उस समय पर एक धनुष था। उसके एरो से उसने तुरंत ही वाओ को शूट करके जान से मार दिया था और अगले ही पल उसने क्लोडियो पर अटैक करना भी चालू कर दिया था। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से क्लोडियो जैसे तैसे वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और बाहर जाकर वो वापस से गरीब लोगों को भड़काना चालू कर देता है। तब तक हैमिल्टन ने अपने असिस्टेंट को अपने पास बुला लिया था और उसने अपने पास मौजूद आज तक के सारे पैसों को सीजर के प्रोजेक्ट पर लगाने को कह दिया था। और अब जैसे ही सीजर के पास अप्रूवल आता है वैसे ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही अब वो खुद ही पब्लिक के सामने जाकर उन्हें अपने यूटोपिया वाले पूरे प्लान के बारे में समझा देता है। सीजर असल में एक ऐसी सिटी बनाना चाहता था जहां पर लोगों के पास हर तरह के राइट हों और किसी को भी अमीर या गरीब की नजरों से ना देखा जाए। ये बात जानने के बाद तो सारे गरीब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि क्लोडियो ने उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। इसीलिए अब क्लोडियो के सामने आते ही वो उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं और उसे उल्टा कर लटका दिया जाता है, जिसके थोड़े ही दिनों बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था और सीजर ने भी अपने ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया था। न्यू ईयर के पहले वो पूरी सिटी को अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है और न्यू ईयर ईव की पार्टी के दौरान वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। उस समय पर सीजर की माँ भी सीजर को देखने के लिए आई थी, जो देखकर सीजर को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब 12 बजते ही वो तुरंत ही टाइम को स्टॉप करता है और तुरंत ही जूलिया को किस करते हुए हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। अब उस टाइम पर सारे लोग तो रुके हुए थे पर जूलिया और सीजर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनकी बच्ची के ऊपर भी सीजर की पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। अब अगर आप लोगों के पास टाइम को रोकने की पावर होती तो आप लोग क्या क्या करते, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। वहीं अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं उनका इस्तेमाल एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए करता। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।